हेलो दोस्तों। तो हम जा रहे हैं अब प्रीलिम सेक्शन की। अभी हमने मेंस का थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने देखा कि किसी मेंस के पर्टिकुलर टॉपिक में हमें इंट्रो में, बॉडी में और कंक्लूजन में क्या अप्रोच रखनी है और किस तरीके से कंटेंट वहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या किस तरह से कंटेंट हमें लेने रहते हैं और हमें क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग किस तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। अब हम जा रहे हैं प्रीलिम्स सेक्शन में, जो कि प्रीलिम्स में हमने पहले ही पिछले वीडियो में बताया कि हम डेली जो है हमारी कोशिश रहेगी कि जो 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो भी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो द हिंदू के हों, इंडियन एक्सप्रेस के हों, पीआईबी के हों, डाउन टू अर्थ के हों या किसी अदर या गवर्नमेंट वेबसाइट में कोई आए इन्फॉर्मेशन या कोई नई स्कीम्स का, जैसे न्यूज़ ऑन एयर या एआईआर रेडियो पे या मन की बात में कोई पर्टिकुलर अगर टॉपिक इंपॉर्टेंट उठाया जा रहा है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उसको हम कवर करते चलेंगे। लेकिन हमारा टारगेट यही रहेगा मेनली कि 5 टॉपिक कम से कम कवर करें हम। तो आज के हमारे जो 16 जून के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो पहला था हमारा प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है। ये स्ट्रेटजिक भी है, बिजनेस को लेकर भी है, और जो अभी हाल ही में जो रिसेंट डेवलपमेंट मिड ईस्ट में हो रहे हैं या वेस्ट एशिया में हो रहे हैं उसको देखते हुए, या हार्मुज कंट्रोल को लेके, या जो अपना सी रूट के ट्रेड को लेके, या टर्की को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके स्ट्रेटजिक, कूटनीतिक या हमारे व्यापारिक, ये सभी परिप्रेक्ष्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यात्रा रहेगी साइप्रस की। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक है हमारा एआई और जैव विनिर्माण या बायो मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम एआई और जैव विनिर्माण के बीच में इंटर रिलेशन जानेंगे कि किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा एआई इस कार्य में। फिर थर्ड टॉपिक हमारा होगा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, यानी फ्लू गैस में जो जो फ्लू गैस है उसके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी उससे जो है सल्फर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो यूनिट बनाई जाती थी अलग से, उसके लिए क्या नई पॉलिसी आई है या क्या नए जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मनरेगा। मनरेगा में जो बजट को लेके जो अभी अधिसूचना आई है कि बजट में किस तरीके से अब बजट अलॉटमेंट होगा, किस तरीके से, जैसे 6 महीने का पहले क्या होता था कि पूरे साल का बजट निकल जाता था, अभी इन्होंने एक सर्टेन लिमिट बाउंड कर दी है कि इतना ही बजट आप जो है स्टार्टिंग के 6 मंथ में खर्च कर सकते हैं। अब वो 3 मंथ और मंथली एक्सपेंडिचर भी डिसाइड करने की अभी बातें चल रही है आगे, उसमें ये देखेंगे कि क्या डिटेल है। फिर हम लास्ट टॉपिक में देखेंगे डीएनए विश्लेषण या डीएनए एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे कि जो अभी अहमदाबाद में हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एयर इंडिया का प्लेन क्रैश किया था, तो वहाँ पर डीएनए मैच जो करके उनके नज़दीक जो भी लोग उसमें मरे हैं उन लोगों के जो परिजनों को किस तरह से शव सौंपा जा रहा है, उसमें किस तरीके से टेक्निक, डीएनए टेक्निक जो है पहचान के लिए यूज़ की जा रही है, उन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हमारे आज के इम्पोर्टेंट ये 5 टॉपिक हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर करते चलते हैं। अभी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो है 20 से 25 मिनट में ही कंप्लीट करें, क्योंकि पिछला वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया था। क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, मे बी ये भी लंबा हो जाए, धीरे धीरे हम जो है इसकी टाइमिंग कम करते जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा को लेके देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि साइप्रस की पोजीशन कहाँ है। अगर हम साइप्रस को देखें, साइप्रस की पोजीशन, तो साइप्रस ये जो है एकदम बीचों बीच मेडिटेरेनियन सी के या भूमध्य सागर के बीच में ऐसी जगह पर है कि जहाँ से ये जो ग्रीस नज़दीक है, यहाँ से टर्की नज़दीक है, तो ये एक स्ट्रेटजिक पोजीशन पे है। और यहीं से जो है ट्रेड रूट भी आपका, क्योंकि रेड सी जो आपका सुएज नहर है वो यहीं से कहीं ना कहीं सुएज नहर यहीं से निकलती है, इसके रास्ते में ही है। तो इसका ये जो नेवल मार्ग है या मैरीटाइम रूट है या नौगम्य मार्ग है, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है स्ट्रेटजिक में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइप्रस के जो है मल्टीपल रोल है। एक तो इसको साइप्रस से हमारी दोस्ती जो है टर्की के साथ, टर्की को भी कंटेन करने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी टर्की की भूमिका बहुत अहम देखी गई। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध हो रहा था तो वहाँ कई ऐसे एविडेंस मिले जहाँ पर पाकिस्तान फौज द्वारा टर्की में बने जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे में हमारे लिए टर्की के पास में, टर्की को कंट्रोल में रखने के लिए ये एक स्ट्रेटजिक चाल भी है। ठीक है, तो एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि किसी प्रधानमंत्री द्वारा 2 दिवसीय यानी 20 सालों में, पिछले 20 सालों से अधिक समय में किसी प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पहली यात्रा है
तो इसमें हमारा जो है एक तो यात्रा के पर्सपेक्टिव से कि 2 दशक में है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि यहाँ इंपॉर्टेंट क्या क्या, व्यापार एवं निवेश, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा, ये तीनों में। अब ये हमने बोला था कि आप पॉइंट्स हमेशा नोट करिएगा, अगर आप पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो आप ज्यादा चीजें जो है रिटेन भी कर पाएंगे, याद रख पाएंगे और लिखने में भी आपको आसानी होगी। जैसे व्यापार या निवेश की बात करें तो व्यापार में आप देख रहे हैं ट्रेड रूट में हमारे पास जो है साइप्रस के साथ सरप्लस है। निवेश की बात करें तो जो साइप्रस है वो एफडीआई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एफडीआई में प्ले करता है, जहां से लगातार भारत में निवेश आता रहा है और ये हमेशा टॉप 5 में बना हुआ। अभी भी इसका जो है पिछले साल जो है 1.8 बिलियन था, अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी 1 बिलियन से ज्यादा एफडीआई यहां से आ रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग प्रौद्योगिकी, यहाँ पर जो है हमारे नौसैनिक, ये इसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन, और फिर यहाँ पे जो एआई का या मशीन लर्निंग का, और फिर हालिया जो यहाँ पे इनोवेशन हुई है या डेवलपमेंट या जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, दोनों तरीके से। एक तो इंडिया इनको एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे आईटी सर्विसेज हैं, जिससे इंडिया को बहुत बड़ा एक इनकम का सोर्स है, वो चीज़ें एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, ठीक है। फिर थर्ड थिंग सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए क्योंकि यहाँ पर जो साइप्रस की लोकेशन है वो टर्की से बहुत नज़दीक है, तो टर्की को कंटेन करने के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए हमारे लिए साइप्रस से अच्छे रिश्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे एक जो है चेक एंड बैलेंसेस की स्थिति बनी रहे। फिर उसके बाद आते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट अगर हम देखें कि पॉइंट में लिखना है, तो एक कूटनीतिक वार्ता, ठीक है, इसमें द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए वहां के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की गई। उसके बाद व्यापार संबंधी संबंधों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, जहां पर आर्थिक सहयोग की बात की गई, साथ में रणनीतिक सहयोग की भी बात की गई। क्योंकि एक तो साइप्रस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये यूरोपियन यूनियन का भी एक मेंबर है, और यूरोपीय संघ में ये उम्मीद ये कि 2026 में आने वाले इसको ही चक्रीय क्रम में जब अध्यक्षता सौंपी जाती है, तो उसमें जो है साइप्रस के अध्यक्षता करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इस वजह से भी साइप्रस का इंपॉर्टेंट होता है रणनीतिक रूप में, ठीक है। दूसरी चीज, हमें यूरोप में एक पेनिट्रेशन का मार्ग भी काम कर सकता है, कि जैसे साइप्रस जो है वहां पे जो शेंजेन वीजा प्रोटोकॉल चलता है, तो अगर जैसे हमें इन्वेस्ट करना है यूरोपियन नेशन में, तो साइप्रस को एज अ रूट की तरह इस्तेमाल कर सकता है इंडिया, आगे अन्य यूरोपीय देशों में अपने व्यापार या निवेश को फैलाने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये रास्ता हुआ साइप्रस का इंपॉर्टेंस, और दूसरा क्या है कि टर्की और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए भी इंपॉर्टेंट साइप्रस का रोल हो जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, तो उस पोजीशन की वजह से हम उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि टर्की अगर साइप्रस कंट्रोल में रहेगा इंडिया के, तो फिर टर्की जो है किसी भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंटरफेयर करने में 10 बार सोचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है जो अभी आईएमईसी जो चल रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बन रहा है, जिसमें जो है तीनों रूट से व्यापार बढ़ाने के लिए भारत, मध्य एशिया और यूरोप तीनों के बीच में जो रेल परिवहन के लिए ये तीनों सी रूट के लिए और फिर रेलवे रूट के लिए मतलब व्यापार बढ़ाने की बात चल रही है, तो उसमें भी साइप्रस की जो स्थिति है या भौगोलिक स्थिति है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस कार्य के लिए। तो आईएमईसी के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का काम करेगा। अब आते हैं कि अब शॉर्ट में देख लेते हैं, ये इसीलिए ऐसा पीपीटी बनाया है कि जिससे आपको रिवीजन भी चलता रहे साथ साथ में। अब सहयोग के इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो फोकस हमें कहाँ कहाँ करना है, व्यापार एवं निवेश में। अगर व्यापार निवेश की बात करें तो व्यापार को बढ़ावा देना, एफडीआई में एफडीआई की बात कर लिया हमने कि एफडीआई का एक इंपॉर्टेंट स्रोत ये रहा है, ठीक है। और साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में यूज करना, तो साइप्रस को हम एज अ एंट्री पॉइंट की तरह से यूज कर सकते हैं कि साइप्रस में पहले इस्टेब्लिशमेंट करके या साइप्रस में कोई कंपनी इस्टेब्लिश करके वहां से हम पूरे यूरोप में व्यापार कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि अभी हमने हाल में देखा है कि यूरोप में
कई कड़े नियमों को लागू किया गया जो भारत या भारतीय व्यापार के लिए प्रतिकूल रूप में काम कर रहे हैं। उसमें कार्बन कैप्चर से रिलेटेड जो कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी लेके आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल, रुकावट का काम कर रहा है। उस ऐसे समय में साइप्रस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नेशन बन सकता है। फिर तकनीकी रूप में देखें तो नवाचार और तकनीक संचालित क्षेत्र में सहयोग करना, ठीक है। फिर सुरक्षा, तो सुरक्षा में देखा हमने कि सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि साइप्रस एक तो आपका मेडिटेरेनियन से या भूमध्य सागर में स्थित है, वहां से हम एक तो सोमालिया पर भी अगर वहां से अगर हमारा नेवल बेस बाद में आगे नेवल बेस बनता है तो वहां से हम सोमालिया या जो सुएज नहर संकट रह रहे के कुछ कुछ दिन में आता है, क्योंकि हमारा 80% व्यापार इसी मार्ग से होता है, तो उस मार्ग को सुरक्षित करने के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि आतंकवाद के लिए तो सहयोग करता ही है, साइप्रस ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, या वो कश्मीर का मुद्दा हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, साइप्रस ने या तो कश्मीर का मुद्दा हो तब भी इंडिया का साथ दिया, या फिर यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र में जो परमानेंट सीट की बात करी, परमानेंट मेंबर के जो अभी 5 मेंबर हैं उसमें इंडिया को भी शामिल करने की जो भी पहल चली है या जो भी मुहिम आई है उसमें साइप्रस जो है हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात करें तो ये दोनों जगहों पर संयुक्त राष्ट्र सुधार हो या कश्मीर मुद्दा, दोनों पे साइप्रस इंडिया के साथ रहा है। अब आता है भू राजनीतिक महत्व, जैसा कि हमने पहले भी बात किया, क्योंकि ये जो है साइप्रस यूरोपीय संघ का भी है, राष्ट्रमंडल का, दोनों का है, तो हमारे लिए ये भू राजनीतिक रूप से ये देश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर IMEC, ये इस मतलब ये 3 पॉइंट हमारे यहां से निकल गए कि समुद्री स्थिति का लाभ उठाते हुए इससे हम IMEC कॉरिडोर की मदद से व्यापार बढ़ा सकते हैं, यूरोपीय संघ की वजह से एक प्रवेश द्वार की तरह मदद कर सकते हैं, इसकी मदद ले सकते हैं व्यापार बढ़ाने के लिए। राष्ट्रमंडल का हिस्सा होने के नाते हमें संयुक्त राष्ट्र या अन्य प्लेटफॉर्म पे जैसे NSG सुधार है या फिर कोई अन्य सुधार है या फिर अभी जलवायु परिवर्तन को लेकर जितनी भी समिट या सम्मेलन हो रहे हैं उसमें भी भारत की मजबूत स्थिति बनाने के लिए साइप्रस हमारा एक सहयोगी का काम कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है कि नेतृत्व टिप्पणियां, तो जो साइप्रस की लीडरशिप रही है और इंडिया की लीडरशिप दोनों जो है आजादी के बाद से ही साइप्रस ने 1960 के बाद से ही इंडिया के रूप में इंडिया के साथ एक पॉजिटिव रिश्ता या सकारात्मक संबंध बनाए रखा है और व्यापार और विकास दोनों देश के जो है सहयोगात्मक रूप से बढ़े हैं, ठीक है। फिर अगर हम क्रक्स में देखें तो भारत और साइप्रस के लिए एक सतत जुड़ाव जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में देखें तो कि अगर जैसे हमें लिखना रहता है, ये इतने से हमारा अगर हम चाहते हैं तो मेंस का अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ऐतिहासिक पहलुओं को देखें तो दोनों लोकतंत्र हैं, गुट निरपेक्ष हैं और बहुपक्षीय सहयोग करते हैं, ठीक है। वहां पर भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, नॉन अलाइन मूवमेंट में ये भी साथ था इंडिया के, तो इससे हमारे ऐतिहासिक संबंध बने हुए हैं, ठीक है। ये जो बात कहा कि 1962 में जब से ये स्थापित हुआ है राजनयिक संबंध, तब से एक एक कदम जो है आगे बढ़ता ही रहा है, संबंध मधुर होते ही गए हैं। अभी हालिया जो जैसे वहां पर अवार्ड भी दिया गया प्रधानमंत्री को वहां पे हाईएस्ट सिटीजन का, वो भी एक इंपॉर्टेंट पहलू दिखाता है कि इंडिया और साइप्रस के रिश्ते कितने अहम है और कितना इंडिया को साइप्रस में इंपॉर्टेंस मिलता है, ठीक है। फिर वहां से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर रियल इस्टेट, वित्त, सेवा जैसे क्षेत्रों में, इन तीनों क्षेत्रों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी बात है कि वो एक साइप्रस को कभी कभी टैक्स हेवन कंट्री भी कहा जाता है, जिसे कहीं ना कहीं राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से, मतलब ये एक एस्पेक्ट है कि राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से इंडिया का पैसा इंडिया में आ रहा है क्योंकि FDI वहां से इसलिए भी ज्यादा था। कई लोगों का तर्क है ऐसा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ऐसा तर्क है, लेकिन इंडिया को जो है FDI वहां से आ रहा है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना है। उसके बाद प्रौद्योगिकी हो, फार्मास्यूटिकल हो या ग्रीन एनर्जी हो, इन सारी चीजों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देश जो हैं एक दूसरे के साथ लगातार काम कर रहे हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे समर्थन की बात करें, एक तरह से हम ये रिवीजन ही कर रहे हैं जो पहले हम लोगों ने पिछले 2 स्लाइड में हमने देखा, वही मेन पॉइंट जो की पॉइंट थे वो वही थे, ठीक है। फिर
कश्मीर पे रुख हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट को लेकर हो रुख, ये दोनों जगह साइप्रस हमारे साथ था। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को लेकर देखें, क्योंकि देखिए कश्मीर के मसले में भी साइप्रस ने हमेशा इंडिया का ही साथ दिया था। फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान में देखें तो भारत ने छात्रवृत्ति वहां भी देता है और योग आयुर्वेद के सेंटर भी वहां स्टेब्लिश किए हैं, जिससे इन पहलुओं को भी, जिसे सॉफ्ट पॉलिसी कहते हैं, उसको भी ज्यादा प्रमोट किया जा सके। फिर उसके बाद सामरिक महत्व की बात करें तो यूरोपीय सहयोग, यूरोपीय संघ का सदस्य है, एक इंपॉर्टेंट सदस्य, क्योंकि अगली साल ये अध्यक्षता करने जा रहा है। उसके बाद भू रणनीति की स्थिति भी इसकी है, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्थित है, जो कि सुएज नहर, टर्की, ग्रीस और यूरोपीय देश, आईएमईसी, इन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं साइप्रस जो है एक हमारा महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में कार्य कर सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये तीन, इससे साइप्रस से रिलेटेड हमने क्या क्या देखा, व्यापार को देखा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को देखा, फिर निवेश को देखा, फिर उसके बाद हमारी इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखा, और इसको लेकर यूरोप में हमारे लिए सहयोग या अंतरराष्ट्रीय पटल पर सहयोग। ये हमारे पास 5-6 पॉइंट साइप्रस से निकले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एआई और जैव विनिर्माण। अब एआई और जैव विनिर्माण टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि क्या है। जैसे जैव विनिर्माण उस चीज को कहा जाता है जहां पर कोई भी चीज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित जैव कोशिकाओं से या सेल से बनी हो, तो उसको जैव विनिर्माण कहते हैं। वो हो सकता है टीका हो, वो हो सकता है दवाई हो, कोई भी चीज हो सकती है जो जैविक रूप से एक्टिव मटेरियल से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है। अब क्या है कि इसमें हमें एआई का यूज देखना है। अब ये तो हमें जैव विनिर्माण समझ में आ गया, अब इसमें हम एआई का यूज से क्या हमें फायदा मिल सकता है। इससे एक हमें तो सटीकता में सुधार हो सकता है, इससे हमें कम सैंपल में ज्यादा रिजल्ट इफेक्टिव आ सकता है, इससे हमें तेज रिजल्ट मिल सकता है। ये जैसे कि अगर कोई टॉपिक का नाम आता है तभी आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं जिनको आप समझ के एक अपना इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे। तो ये जो है हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है या साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है। तो अभी क्या है कि भारत जैव प्रौद्योगिकी और जैव विनिर्माण क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट एक्टर के रूप में उभर रहा है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर चाहे सिप्ला हो, बायोकॉन हो, या अभी आप टीका वैक्सीनेशन में ले, जो बायो एक्टिव वैक्सीनेशन है उसमें सीरम इंस्टीट्यूट को ले लें, तो ये लोग जो है बहुत ज्यादा एक्टिवली इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिससे भारत जो है फार्मास्यूटिकल में एक एक्टिव प्लेयर बनने, जिसका असर आपने देखा होगा कि इंडिया के फार्मा इंडस्ट्री को लेकर यूरोप में और अमेरिका में भी लगातार इंडिया पे कोई ना कोई रुकावट डाली गई है। चाइना से जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल मटेरियल है, जो मतलब एक्टिव एजेंट है, उनको भी लगातार स्ट्रेटजिकली रोका गया है कि जिससे इंडिया में इस चीज की रुकावट हो। लेकिन फिर भी इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में फार्मा सेक्टर में एक अलग पहचान बनाई है, जो कि हमने 2020 में कोविड के टाइम में भी देखी और आगे भी अभी देख रहे हैं रिसेंट में हालिया जिस भी फील्ड में फार्मा से लेकर डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिससे एक जो इंडिया में अभी हेल्थ टूरिज्म जो है एकदम बूम पे है और एक सनराइज सेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण की अगर बात करें कि क्यों इसको इंपॉर्टेंट है, तो बायो E3 नीति या इंडिया एआई मिशन, ये दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही था कि इंडिया में जो बायो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अभी जिस तरह से कोविड आया, ऐसे कभी भी अब तो मतलब बहुत ज्यादा संभावना है कि कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती। तो ऐसी स्थिति के लिए देश कितना तैयार है, क्योंकि हो सकता है ये स्ट्रेटजिकली भी कोई एज अ वेपन यूज करके कोई देश किसी देश पर इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में हर देश के लिए, खासतौर से इंडिया जैसे बड़े देश के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी फार्मा पॉलिसी या जो मेडिकल सेक्टर में अपना जो है एक पहुंच बनाए और इसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हो डेवलपमेंट, ना सिर्फ इंपोर्ट या फिर उस प्रोडक्ट को यूज करने में, उसको डेवलपमेंटल फेज में भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में कार्य करना होगा। अभी हम आगे बायो E3 पॉलिसी को भी देख लेंगे कि बायो E3 पॉलिसी में E3 क्या है। जैसे E3 हम बता दे रहे हैं, उसमें क्या है कि एक इकोनॉमी होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, एक एम्प्लॉयमेंट होता है। तो बायो से रिलेटेड जो है तीनों सेक्टर को किस तरह से बढ़त मिल रही है, वो बायो E3 पॉलिसी है, इंडिया का एक नेशनल मिशन रहा है। ठीक है, अभी अब जैव विनिर्माण में एआई की भूमिका, तो जैसे हमने बात किया था कि एआई जो है कोई भी
अगर सैंपल साइज है तो उसकी स्क्रीनिंग करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि एआई के थ्रू जो ह्यूमन इंटरफेस से क्या है त्रुटियां या गलतियां होने की डर रहेगी, लेकिन एआई से स्क्रूटनी या फिर स्क्रीनिंग उसकी तो अच्छे से हो जाएगी। और फिर उसमें क्या है कि एडेप्टेशन उसके साथ उसमें जो है क्वालिटी मेंटेन बनाई रखी जा सकती है या गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। जैसे पहले भी बताया कि इंडिया में कई कंपनियां इस चीज में काम कर रही हैं। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है, ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से ये काम कर रहा है। फिर विनियामक और नीतिगत चुनौतियां इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई फील्ड है। इसमें नई फील्ड में क्या होता है कि विनियामकीय चुनौतियां जरूर आती हैं, क्योंकि जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ई वेस्ट को लेकर वो अभी भी प्लास्टिक जो अपशिष्ट निपटान अधिनियम है उसी के अंतर्गत कवर कर किया जा रहा है। उसी तरह एआई के क्षेत्र में अभी जो नीतियां हैं अभी वो पॉलिसी फॉर्मलाइज पूरी तरह से नहीं हो पाए, क्योंकि डेली डेली क्या होता है कि नए डेवलपमेंट इसमें आते रहते हैं। और उतनी तेज नियमों को अनुकूलित करना या विनियमों को या दिशा निर्देशों को जारी करना वो पॉसिबल नहीं होता। तो उसमें क्या है, इतना स्कोप होता है। तो विनियामकीय जो नीतिगत चुनौतियां होती है उसमें क्या होता है कि डेटा मानक स्वामित्व या लाइसेंसिंग पर अस्पष्टता, क्योंकि अभी किस तरीके से इसको, अभी क्या है जैसे बायो मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी टीका बन रहा है उसमें एआई का यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें कॉपीराइट या पेटेंट, ये क्योंकि पेटेंट बहुत बड़ा एक मुद्दा है मेडिकल, खासतौर से मेडिकल फील्ड में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है आपको, कोई भी चीज है, कोई भी वैक्सीन हो, दवा हो, उसको डेवलप करने के लिए, इसलिए उसमें पेटेंट अहम हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, विश्वसनीयता कितनी है, और उसके बाद इसका स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि वहां यहां पर कि आपको बहुत ज्यादा अप्लाई करने का स्कोप बहुत कम होता है स्वास्थ्य पे, क्योंकि डायरेक्ट आप ह्यूमन पे अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे में इसका अभी रिजल्ट जब तक एक मतलब एक ठोस रिजल्ट ना आ जाए, अब प्रूवन स्टडी ना हो जाए कि जिससे जो है एआई का एक्चुअल में क्या एआई का रोल बायो मैन्युफैक्चरिंग में है, वो क्लियर जब तक नहीं होता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी अभी हालिया या इसकी मतलब एक्चुअल में पोजीशन क्या है। फिर उसके बाद जब तक एक स्ट्रक्चर्ड अलाइंड इसका रेगुलेशन नहीं होगा या विनियमन नहीं होगा, उसकी वजह से नवाचार में भी बाधा आ सकती है। फिर उसके बाद उसके में कानूनी जटिलताएं भी आती हैं, क्योंकि जैसा हमने कई केसेस अक्सर न्यूज में आते रहते हैं इसको लेकर हमने देखा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोपीय संघ द्वारा भी अमेरिका के एफडीए द्वारा भी इस मुद्दे को बार बार उठाया जा चुका है, सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब हम अगर देखें कि डेटा विविधता और जोखिम आधारित विनियमन की आवश्यकता क्यों है, तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, इसका विनियमन प्रॉपर होगा। विनियमन अगर होगा तो उसको इन्फोर्स करना यानी लागू करना आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस प्रक्रिया को, क्योंकि एआई और बायो मैन्युफैक्चरिंग अभी उभर रही है टेक्नोलॉजी और पूरे वर्ल्ड लेवल पर हर जगह पर काम हो रहा है, तो इसके लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भी हमें समाहित करना होगा, जिससे जो है हमारे यहाँ पे जो भी पॉलिसी हो वो दूसरे देशों के साथ भी तारतम्य या सिंक्रोनाइज रहे, जिससे जो है आगे अगर कभी जो बायो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं बायो मैन्युफैक्चर्ड, उनको क्या एक्सपोर्ट करने में आसानी हो। क्योंकि अगर हमारे वैश्विक प्रथाओं के आधार पर नहीं बनते तो एक्सपोर्ट जब करते हैं तो सामने वाली कंट्री जैसे यूरोपियन यूनियन या यूएसए द्वारा कई बार नकार दिया गया, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि हमारे स्टैंडर्ड से ये मेल नहीं खा रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है हमारे फ्यूचर में क्या क्या इसका अवसर है, कि फ्यूचर में सिंपली है कि इससे जो है हमारी सटीकता में सुधार हो जाएगा, इससे जो है स्पीड आएगी, इससे जो है हमारे मानव हस्तक्षेप जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया जो और प्रतिस्पर्धी रूप से या कॉम्पिटिटिव रूप से वर्ल्ड के सामने पेश हो सकता है मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम ऐड कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक रेवेन्यू का भी सोर्स हो सकता है बाद में। अब हम अगर इसमें देखें कि बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है शॉर्ट में अगर देख लें, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो बताए, जो कोई भी चीज सूक्ष्म जीवों, सेल कल्चर या एंजाइम या प्रोटीन, कोई भी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग है, उसको यूज करके कोई भी चीज बनाई जा रही है, तो उसको जो है हम जैव विनिर्माण या बायो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसके यूज की भी बात करें तो हमने पहले ही बात की थी, बायो फार्मास्यूटिकल में, टीकों में,
फिर हमारे फ्यूल में भी, क्योंकि बायोफ्यूल आ रहे हैं, फिर एंजाइम्स में, प्रोटीन में, अब तो क्या है कि पार्ट ही ह्यूमन ऑर्गन्स ही डेवलप किए जा रहे हैं। तो उन चीजों को डेवलप करने में हमारे लिए ये जो है सहयोगी होगा, और सटीकता में सुधार होने से आगे जब इसको अप्लाई किया जाएगा तो इफिशियंसी भी बढ़ेगी। जैसे अभी कोई पार्ट्स या ह्यूमन ऑर्गन बनाया जा रहा है तो उसके सक्सेस होने के रेट कम रहते हैं, लेकिन जब एआई बेस पे बनाया जाएगा तो उसमें सटीकता और इफिशियंसी ज्यादा सटीक होगी। तो इससे उसके बाद अप्लाई करने पर उसका जो रिजल्ट आएगा उसके पॉजिटिव होने और त्रुटियों के कम से कम होने, नेग्लिजिबल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये हमारे लिए आगे आने वाले समय में जो है भविष्य में ये एक इफेक्टिव या कारगर चीज साबित हो सकती है। अब इसके यूज में अगर हम देखें कि बायो मैन्युफैक्चरिंग के यूज में कहां कहां यूज कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य देखभाल में देखा तो हमने बात किया, तो स्वास्थ्य में जैसे टीके हैं, प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में भी इसका यूज होता है। जो भी एंजाइम्स बनाए जाते हैं, जो क्योंकि बहुत से टीके जो हैं वो एंजाइम बेस्ड होते हैं। एंजाइम क्योंकि ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है या पे एक मैसेंजर के रूप में कार्य करता है, इसलिए वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो ये हमारे जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जहां से हम अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं या फिर अपने पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या कीट नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम ऊर्जा में देखें तो हम बायो एथेनॉल या बायोडीजल को उत्पादन कर सकते हैं, जो कि इंडिया की पॉलिसी भी है कि धीरे धीरे पेट्रोलियम में या रॉ क्रूड में जो है एथेनॉल का यूज जो है, हमें बायो एथेनॉल का यूज बढ़ाना है, जिससे जो है हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी जो अभी वेस्ट एशिया की हालत देख के हमें लगता है कि और ज्यादा इसको तेज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें दो फायदा होगा। एक तो जो उथल पुथल चल रही है उससे हम कम प्रभावित होंगे। दूसरा क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट का, जो आयात का भार है, जो हमारे ट्रेड डेफिसिट का बहुत बड़ा रीजन है, तो उससे जो है हमें छुटकारा मिलेगा। फॉरेक्स रिजर्व हमारा सेफ होगा, उसको हम कहीं और जगह यूज कर सकते हैं, जिससे जो है हम डेवलपमेंटल एक्टिविटी में, अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर औद्योगिक उपयोग में देखें तो खाद्य या वस्त्र उद्योगों के लिए बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल सामग्री या एंजाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाद्य जो हमारे वस्त्र उद्योग है या फिर बायोप्लास्टिक जो यूज हो रही है, इससे हम प्लास्टिक को कंटेन कर सकते हैं, जो कि पॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत एक मेजर जो हिस्सा है वो प्लास्टिक ही की वजह से होता है। अगर बायोप्लास्टिक यूज करते हैं तो एक तो जल्दी ये बायोडिग्रेड या जैव निम्नीकृत हो जाएगी, प्रदूषण कम फैलाएगी क्योंकि ना बराबर होगा, और फिर ये पर्यावरण में ज्यादा कम दिनों तक रहने की वजह से ये हमारे लिए लाभकारी होगी ज्यादा बनिस्बत प्लास्टिक के। ठीक है। अब जो है अगर हम लाभ के बारे में बताएं तो लाभ में इसके पर्यावरण, जैसे हमने बताया कि पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा, और फिर ये सस्टेनेबल भी हमारे लिए होगा। और फिर इसमें क्या होगा कि जब बायो मैन्युफैक्चरिंग में एआई का यूज करेंगे तो सटीकता ज्यादा होगी, तो हमारा जो वेस्ट होगा, जो निर्माण में वेस्ट होता है, वो हमारा कम से कम होगा और प्रिसाइज तरीके से, यानी जो जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सपोज करिए कल हमें 10 ग्राम लग रहा था, तो जब एआई की सटीक तरीके से यूज करेंगे तो मे भी हो सकता है कि वो 2 ग्राम में भी वही सेम चीज, हमारा सेम प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए, क्योंकि इसमें प्रिसाइज होगा, प्रिसाइज यूज होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल पे या रसायनों पर निर्भरता कम हो जाएगी, ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर लीजिए, इससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। अभी जो इसके रुझान भी चल रहे हैं ये हमने दिया है, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। आप सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो फिर वैसे लंबा वीडियो हो जाएगा, ये मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा। इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वही, अभी ये भी वीडियो लंबा ही जा रहा है, लेकिन हम आगे आने वाले जैसे जैसे आगे वीडियो आएगा वैसे वैसे हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बस उन्हीं को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, आप फ्यूचर में उसको देख सकते हैं, आप उसको रख सकते हैं अपने पास रिवीजन के लिए। आप चाहे तो महीने में रिवीजन कर लें या 15 दिन पे रिवीजन कर लें। अब बायो ई3 की नीति के बारे में आपसे बताया था कि बायो ई3 में क्या होता है। एक तो हमारा इन्वायरमेंट होता है या अर्थव्यवस्था होता है, एक होता है हमारा अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, ये इन्वायरमेंट, और फिर उसका एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों क्षेत्र में बायो जो है हमारे किस तरह से लाभकारी होगा ये हम देख लेते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था की बात करें तो जब जैव आधारित प्रोडक्ट्स को हम वो करेंगे तो पेट्रोल, रसायन या फॉसिल फ्यूल की
जो है हम निर्भरता कम होगी, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल होगा, जिससे जो है हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, हमारे इंपोर्ट का बिल कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा। फिर अगर हम पर्यावरण की बात करें तो जब फॉसिल फ्यूल के प्रयोग में कमी आएगी तो अपने आप कार्बन उत्सर्जन कम होगा, पर्यावरणीय निम्नीकरण कम होगा, और फिर बायो जो फ्यूल होते हैं वो जो है हमारे आसानी से रिन्यूएबल होते हैं, तो इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इससे हमारे एनवायरनमेंट पे कम गलत असर पड़ेगा। अब फिर थर्ड जो है एम्प्लॉयमेंट, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है कि अभी रोजगार जनरेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी हो या फिर ये नई टेक्नोलॉजी या एआई का किस तरह से यूज हो रहा है, तो इसमें हमारे जो साइंटिस्ट के अलावा जो है स्किल्ड लेबर फोर्स भी एक बड़ी लेबर फोर्स जो है इसमें असिमुलेट या समाहित की जा सकती है, जो इस पेशे को अपनाकर अपना फ्यूचर बना सकती है, क्योंकि ये जो एक सनराइज सेक्टर है आगे बहुत ज्यादा डेवलप्ड होने वाला है। जिस तरह से हमारे टारगेट है, चाहे वो एसडीजी गोल हो, चाहे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो गोल हैं, वो चाहे सारे कंट्री ने, जैसे इंडिया ने 2070 तक अपनी जो है नेट जीरो कार्बन या शुद्ध शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है, तो ऐसे में हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि सतत इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बायो E3 पॉलिसी जो हम लोग बनाए हैं, इंडिया ने मिशन स्टार्ट किया, इसमें किन किन चीज़ों पे जोर दिया, जैसे स्टार्टअप को अटल टिंकरिंग लैब है, अटल इनोवेशन मिशन है, या फिर स्टार्टअप के लिए आपके स्टैंड अप स्कीम चल रही है, स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम चल रही है, ये सारी स्कीम्स जो है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए चल रही हैं। फिर उसके बाद इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लगातार किया जा रहा है, साथ ही में जो जैव औद्योगिक पार्क हैं ये भी बनाए जा रहे हैं जगह जगह पर, जितने भी मेजर सिटीज हैं या जो भी जगह इस तरीके से अवेलेबल हैं वहां पर इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। साथ में प्लास्टिक ईंधन रसायनों को जैव आधारित विकल्पों से जो है रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि इससे रिप्लेस करने से क्या है कि जो नए प्रोड्यूसर हैं, जो लोग अभी नए नए इस फील्ड में हैं, तो उनको जो है एक पॉजिटिव बूस्टअप मिल रहा है। और फिर इसके साथ ही मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के साथ भी इसको जोड़ा जा रहा है, जिससे जो है कई इंडस्ट्रीज को या कई बड़े बड़े एंटिटीज को PLI स्कीम के तहत भी मदद ली गई है, जिसे जो प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी है तो उसके तहत भी मदद दी गई है। फिर ये जो है ये पॉलिसी जो है हमारी सर्कुलर इकोनॉमी के लिए भी एक मददगार होगी, क्योंकि इससे जो है हमारी जो चीज़ें वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा, रीयूज होगा, और फिर रिसाइकिल के भी चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो बायो बेस्ड मटेरियल होंगे उनसे जो है वो हमारा पॉल्यूशन कम होगा, तो इससे हम सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर महत्व की बात करें तो इंडिया जो है एक जो है वर्ल्ड लीडर बन सकता है इसमें, क्योंकि बायो फार्मा सेक्टर में जिस तरह इंडिया एक लीडर के रोल निभा रहा है उस तरह से एक लीडर का रोल निभा सकता है। इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिल सकता है, इससे हम इन्वायरमेंटल जो गोल हैं उनको आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो है हमारे कहीं ना कहीं जब AI का यूज बायो फार्मा में कर रहे हैं तो मतलब ये इसका मतलब साफ साफ है कि हमारा जो डिजिटल पेनिट्रेशन है या डिजिटल डेवलपमेंट है वो हम इन दोनों को इंटर रिलेट कर पा रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इससे और बूस्टअप हमारे AI सेक्टर को भी मिलेगा। AI सेक्टर का मतलब हमारे सॉफ्टवेयर सेक्टर को भी मिलेगा। फिर अगर हम ये चीजें डेवलप करते हैं तो अफ्रीका हमारे लिए एक्सपोर्ट का एक जो है हब के रूप में काम कर सकता है आगे, क्योंकि अफ्रीका में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूरोपियन नेशन के लिए बहुत ज़्यादा हम मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम जो है ज़्यादा है। USA में एनर्जी कंज्यूम इंडिया से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर हम कोई ऐसा फ्यूल बनाते हैं जो कि जो वेस्ट कम प्रोड्यूस कर रहा है या फॉसिल फ्यूल की तरह जो वेस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोई भी हानिकारक गैसें नहीं उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे में उस चीज़ को हम एक्सपोर्ट करने में हमें आसानी होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है एक फ्लेक्सिबल हो जाएगी, किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होगी, डाइवर्सिफाई हो जाएगी। जैसे अभी हम अपनी एनर्जी स्रोत के लिए बहुत ज़्यादातर अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें तो 80% तक इंपोर्ट के पर डिपेंडेंट है। अगर हम
एनर्जी में बात करें तो कोल पे, जो पावर सेक्टर है वो कोल पे डिपेंडेंट है, कोयला दहन पर डिपेंडेंट है। तो इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने सारे पॉइंट देखा कि बायो मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हमारे किस किस एंगल से हम बायो मैन्युफैक्चरिंग को एआई से जोड़ सकते हैं और अपनी इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीजों से यूज कर सकते हैं। यहां पर भी आप एसडीजी गोल, 3R या लाइफ मिशन, इन सारे स्कीम या गोबर योजना या वेस्ट टू वेल्थ यानी अपशिष्ट से संसाधन, इस तरीके की स्कीम यहां पर भी आप यूज कर सकते हैं कि ये सारी जो भी चीजें हैं इन स्कीम्स के लिए एक मददगार कड़ी की साबित हो सकती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या है कि जो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद हैं, इनकी अध्यक्षता में जो विशेषज्ञ समिति बनी थी, उसने कहा है कि भारत को अभी जो सारे कोयला आधारित जो ताप भट्टियां हैं या ताप विद्युत संयंत्र हैं या पावर प्लांट्स हैं, उनको फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यानी जो फ्लू गैस से सल्फर निकल रही है उसको जो कैप्चर करने के लिए इकाई बनाई जाती है, उसको पुरानी नीति जो अभी तक लागू है उसको जो है समाप्त कर देना चाहिए। इसके पीछे इन्होंने लॉजिक मेनली ये दिया है कि ये बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए इन्होंने इसको हटाने की अभी कुछ दिनों के लिए या अभी पुरानी नीति को हटाने की बात की है। इसकी जगह किसी नई स्कीम को जो अभी हालात के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हो या लाभकारी हो, उसके लिए रिकमेंडेशन की है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एफडीजी यूनिट क्या है या फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट क्या है। तो उससे पहले आप फ्लू गैस जान लीजिए कि फ्लू गैस उसे कहते हैं जो कोई भी कंबस्शन हो रहा है, जैसे भट्टियां हैं, भट्टियों में कोयला जलता है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो भट्टी की चिमनी होती है वहां से एक धुएं का गुबार निकलता है, या फिर आप कहीं पर भी कंबस्शन हो रहा है, वो हो सकता है कोई और भी इंसिनरेशन प्लांट ही है, जैसे जो जहां पे उच्च ताप पर दहन होता है वहां पर भी अगर जो धुआं निकल रहा है तो वो धुआं एक आप देखेंगे कि कई धुओं का मिक्स होता है, जिसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, वेपर भी होता है। तो इन सारी जब गैसों को मिला दिया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लू गैस। तो सल्फर क्योंकि ज्यादा खतरनाक होती है, तो सल्फर गैस को कैप्चर करने के लिए भट्टी से ही यानी सोर्स से ही कैप्चर करने के लिए जो होता है वो भट्टी के पास ही जो है डीसल्फराइजेशन यूनिट लगा दी जाती है, क्योंकि जिससे जब निकल रही हो गैस उसी टाइम में सल्फर को कैप्चर किया जाए। क्योंकि सल्फर जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है तो एसिड रेन में बहुत ज्यादा सहायक होता है, जो कि जिससे मृदा प्रदूषण भी होता है, स्किन डिसीज भी होती है और तरह तरह की बीमारियां भी शामिल है उसमें। और फिर आप ताजमहल का इंसिडेंट आपको याद ही होगा, या फिर जो इमारतें होती जो आर्कियोलॉजिकल इमारतें हैं वो भी जब सिंपल था कि सल्फ्यूरिक एसिड पड़ रहा है तो उस पर वो नुकसानदायी होगी, उसका रंग छूटेगा, कमजोर होगी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन के लिए जो कैप्चर करने के लिए यूनिट होती है उसी को एफडीजी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, हमारे ये क्योंकि सल्फर जो है सल्फर, लेड, NO2 ये सारी चीजें हमारे लिए सांस लेने भी हानिकारक हैं, तो इसीलिए सल्फर पर अभी तक रोक थी। अब ये कितने प्रकार की होती हैं ये देखें तो 3 प्रकार की होती है, एक सूखा होती है, एक ड्राई सॉर्बेंट होता है, एक वेट लाइम स्टोन होता है, एक सी वाटर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो ड्राई होता है उसमें जो है चूना पत्थर को पाउडर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, बारीक कूच लेते हैं और फिर वहां पर लगा देते हैं, जब वहां से गैस पास करती है तो वो उसको सोख लेता है। फिर वेट वाले में क्या होता है कि SO2 को साफ करने चूने पत्थर का घोल यूज कर लेते हैं। तो ये सेकंड टेक्निक, ये दोनों सेम ही है, बस वेट और ड्राई का फर्क है। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, समुद्री जल, क्योंकि समुद्री जल में जो है NaCl जो है या फिर नमक या सोडियम का ज्यादा रहता है, तो उससे जो है सल्फर रिएक्शन करके अपना सॉल्वेंट बना देता है, तो उससे जो है रिएक्शन करने की वजह से जो है वहां पे चिपक जाता है। तो ये थर्ड टेक्निक हमारी, ये अवशोषित करने के लिए SO2 को क्षारीय समुद्री जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे क्या है कि सेम हमें फायदा यही मिलता है कि पर्यावरण मानकों को पूरा करने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये कुछ टर्म धीरे धीरे आपके भी दिमाग में आने लगेंगे कि किस तरह से आपको यूज करना है आंसर में या किन किन चीजों को याद रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्यों मना क्यों किया था,
क्योंकि अभी जैसे पुरानी पॉलिसी चल रही है कि अभी लगाना, लागत और चुनौतियां, क्योंकि 1 मेगावाट के लिए 1.2 करोड़ प्रति मेगावाट इसका खर्च आता है लगभग। ठीक है, तो अगर 300 मेगावाट का प्लांट है तो आप मान के चलिए कि 350, लगभग 350 करोड़ रुपए आपका सिर्फ डीसल्फराइजेशन यूनिट पर ही खर्च हो जाएगा, जो कि एक बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि कहीं ना कहीं एक रुकावट का काम करता है, बाधक काम करता है। इससे जो है कई जो है आपकी पॉलिसीज में जो है आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं सिर्फ इस, क्योंकि एक ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, फिर क्या है कि अभी भी, क्योंकि कोई अभी बताया था ना कि इंडिया में अभी भी है अपना न्यूक्लियर, जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो भी एक्ट कर रहे हैं। हम जो सोलर भी, सोलर क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी पर काम कर रहे हैं, लेकिन पर भी लगभग 60% तो, कम से कम 60% तो अभी भी कोयला आधारित ताप जो संयंत्र है वहीं से हमारी बिजली की सप्लाई हो रही है। तो ऐसे में आप देखिए कितना ह्यूज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग जो है 1.2 करोड़ जो है पर मेगावाट लग रहा है, तो एक बहुत बड़ी लागत है जो कि कहीं ना कहीं इसमें जो है हमारी इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सरकार लागत और व्यवहार्यता यानी वायबिलिटी क्या है कि क्या क्या मतलब सरकार के पास ऑप्शन क्या क्या है कि अगर इस चीज से स्विच करते हैं तो और क्या क्या नई चीजें अपना सकते हैं, या फिर अपने जो अभी करंट में चल रहा है जो भी एनर्जी पॉलिसीज हैं तो उसको डाइवर्सिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इतनी कास्ट ले रहे हैं तो उसको कैसे क्रॉस सब्सिडाइज्ड भी कर सकते हैं, कि जैसे अभी डीसल्फराइजेशन यूनिट को अगर कम करने को या इसमें छूट देने को कहा है तो एक जो पर्टिकुलर जो अमाउंट है उनको वो री इन्वेस्ट करने के लिए भी कह सकते हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो इन्वेस्ट कर दें, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, कोई भी हो, या इस अभी तो जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की भी बात चल रही है जो कि छोटे स्थान के लिए या फिर फिजिबल हो कि जो जहां पर ज़रूरत हो वहीं पर ही उसका जो है मैन्युफैक्चर, वहीं पर ही वो प्लांट बनाया जा सकता है, वहीं से सप्लाई किया जा सकता है छोटे स्केल पर। तो उसकी भी बात चल रही। अब इसका जो अल्टरनेटिव जो है, जो बात किए थे पहले, वो वही है अल्टरनेटिव की अपना कोयले पर निर्भरता कम कर सकते हैं अल्टरनेटिव्स पे, या रिन्यूएबल एनर्जी जो कि हमारे जल है, या छोटे जल विद्युत प्लांट हैं, या फिर सौर एनर्जी है, या फिर विंड एनर्जी, उन पर जा सकते हैं, या फिर जो है अपनी जो दक्षता है, जो कैपेबिलिटी है, उनको बढ़ाना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है इसमें जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसी को हमने ये रिवीजन के लिए लिख दिया है कि इसमें क्या है कि हमारा टारगेट पॉल्यूशन कौन सा है, स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव है, जैसे श्वसन रोग है, अम्लीय वर्षा है, जलवायु प्रभाव है, इसके 3 ऐसे ऐसे आप चार्ट भी बना दिया है कि जिससे आपको एक, जैसे इसी ग्राफ को देख लेंगे तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा कि इसमें क्या चीज थी। अब हम आते हैं मनरेगा पर कि मनरेगा क्यों न्यूज में अभी तक रहा है और इसके पीछे क्या लॉजिक दिया है गवर्नमेंट ने। तो वित्त मंत्रालय ने अभी 16 को ही इन्होंने अनाउंस किया कि जो 2025-26 की जो फर्स्ट जो 6 मंथ है उसमें जो है जो बजटीय आवंटन है वो 60% ही लिमिट कर दिया है। अब इससे होगा क्या, पहले क्या होता था कि वो पहले 6 महीने में ही लोग जो बजटीय आवंटन का 75 से 80% खर्च कर देते थे। अब फिर 6 महीने में फिर अपना 50 से 60% किया। तो होता क्या था, जब अगले साल का बजट पास होता था तो अगले साल का बजट सपोज करिए 100 रुपए पास हुआ तो 100 रुपए में 25 पैसे की पहले 25 रुपए की पहले ही उधारी ही है। तो एक्चुअल में बजट ही कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो मिसमैनेजमेंट एक तरह से हो गया कि जो साल के लिए जो बजट था हमारा 100 रुपए हमने खर्च कर दिया उस साल 125 और उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जो है कहीं ना कहीं लायबिलिटी की तरह हो गया। तो अब जब नेक्स्ट ईयर का 100 रुपए मिला हमें तो 25 रुपए तो पहले के उधारी ही है। तो अगर हमें बजट का मिलता है अगर हम, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी पूरा तो एक साथ मिलेगा नहीं, तो अगर जो हमें 50 रुपीज मिले तो उसमें 25 रुपीज हमारे उधारी में ही चले जाते थे जो पहले से ही लायबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 15 दिन के अंदर हमें मैंडेटरी होता है पे करना।
ठीक है। अब फिर जॉब जो है इंपॉर्टेंट होता है देना, तो जो अब फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो भी है वो सारी चीजें जो है ऑन द स्पॉट देनी होती है, तो इसलिए जो बजट जो है एक तरह से मिसमैनेज रहता था। तो इसीलिए अभी जो है नीति आयोग ने भी रिकमेंड किया था और कई कमेटीज ने भी इसको लेकर रिकमेंडेशन लगातार दी थी कि मनरेगा में जो लूप होल है उसको सही किया जाए, और फिर इसका जो असेसमेंट है वो क्वार्टरली किया जाए, मंथली किया जाए, जिससे जो प्रॉपर बजटिंग हो। आज जितना पैसा मनरेगा के लिए अलॉट हो रहा है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं काम किया जा सके। लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि इसमें ऐसे क्या दिक्कत है, क्या क्या इसके टेक्निकल पहलू हैं, क्योंकि मनरेगा एक जो है एक वैधानिक स्कीम है, वो सिर्फ एक स्कीम नहीं है, वो वैधानिक एक नियम है कि जिसके तहत जो है रोजगार दिया जाता है किसी भी परिवार के वयस्क को। तो इसलिए सरकार पर ये जो है जिम्मेदारी बन जाती है। तो ऐसे में देखेंगे कि आगे की क्या वजह है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों पहले बजट ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है कभी कभी, या फिर कभी किस तरीके से होता है ये। क्योंकि मनरेगा जो ग्रामीण जो क्षेत्रों पर बेस्ड होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार की डिमांड होती है मनरेगा में खास तौर से, वो पूरे साल में एक जैसी नहीं होती। क्योंकि जैसे अब खेती का मौसम है तो इस टाइम में मनरेगा के कम जो है एप्लीकेंट होंगे, लेकिन अब खेती का सीजन नहीं, खेत कट गया है, अभी खेत बोए जाने में फिर से टाइम है, तो अभी मनरेगा के एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे। ठीक है। फिर जो लोग गांव आए हैं या फिर प्रवास किए हैं, तो जो ये बीच का टाइम होता है, जब प्रवास किया तो कम हो जाता, फिर गांव आए तो फिर बढ़ गया। तो इस तरह से कई फैक्टर्स काम करते हैं जिनको हम आगे देखेंगे कि क्या वजह है। अब इसमें सरकार का ये तर्क है कि ये जो है इससे जो है बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है या रिसाव हो रहा है, तीव्र गति से समाप्त होने से, अब फिर नेक्स्ट ईयर के लिए बर्डन हो जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने सरकार ने बोला था कि इनका मेन लक्ष्य है कि जो जो राजकोषीय प्रबंधन है उसमें सुधार लाना है, कि जिससे जो है जो पहले बताया था कि पूरा जो भी अलॉट हो रहा है 100 रुपए, तो 100 रुपए में ही पूरे ईयर में पूरे साल भर किस तरह से मैनेज किया जाए। अब इसमें जो चिंता व्यक्त की गई है, इसमें एक तो मौसमी और अल्पकालीन आपातकालीन जरूरतें, क्योंकि आपने देखा होगा कि मनरेगा में जो मौसमी बेरोजगारी होती है उसी टाइम ज्यादा एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं मनरेगा में जॉब के लिए, तो इनकी जो डिमांड है वो पूरे साल एक जैसी नहीं रहती। जैसे कोरोना के टाइम में अभी देखा कि सारे जो प्रवासी गांव चले गए, तो मनरेगा में एकदम एक्सपोनेंशियल ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। दूसरा क्या है कि इसका कानूनी रूप, क्योंकि एक लॉ है जिसमें जो है रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है, अगर आप जॉब नहीं देते हैं तो आपको भत्ता भी देना होता है। तो ऐसे में एक ये वैधानिक अधिकार है, इसमें ऐसा होता है कि अगर आप नहीं दे पाते तो इसमें क्या होता है कि एक लॉ को वायलेट करने के तहत अगर आप रोजगार नहीं दिए किसी को तो कोर्ट में भी जा सकते हैं, फिर लीगल इसके एक्सपेक्टेशन है। फिर इससे क्या है कि आप किसी के जो एक वैधानिक अधिकार है उसको आसानी से खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि अगर इस तरह से मंथली क्वार्टरली करेंगे तो किसी महीने ज्यादा एप्लीकेंट आए तो ऐसे में क्या होगा, जो भुगतान होगा वो उसमें देरी हो सकती है, जिसका उन पर असर पड़ता है, निगेटिव पड़ सकता है। क्योंकि मनरेगा की वजह से कहीं ना कहीं कहें तो अभी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। जो ग्रामीण गरीबी जो अभी हाल ही में आया है कि गरीबी जो है बहुत ज्यादा 5% तक आके सीमित हो गई है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह यही है कि मनरेगा ने उसमें एक पिलर का काम किया है उस कड़ी को तोड़ने के लिए, जो ग्रामीण गरीबी को तोड़ने के लिए। तो अगर भुगतान में देरी होगी तो फिर इससे ग्रामीण गरीबी बढ़ने की संभावना है। और फिर लास्ट है कि जो सीमा है वो बजटीय सावधानी को दर्शाती है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं जो एक आशा है उसको कमजोर कर रही है, क्योंकि इसका असर है वो साफ साफ दिखेगा अगर बजटीय प्रोसेस ही स्लो हो जाएगा या बजटीय रुकावटें आएंगी, फिर कानूनी गारंटी का उल्लंघन तो सीधा सीधा होगा ही, वो बात पहले ही कर ली थी। तो ये सारे मेजर जो है एस्पेक्ट है जो इसके मनरेगा के अगर हम क्वार्टरली या मंथली करते हैं तो ये जो है अड़चने आएंगी। अब इसमें देख लेते कि मनरेगा में क्या है। सिंपल सा मनरेगा जो है आपको भी पता है कि एमजी नरेगा 2005 में एक लॉ लाया गया था जिसमें जो है कानून के तहत सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जो था ग्रामीण लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने का था। तो इसमें यही मेन एस्पेक्ट था
तो इसके जो कुछ कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लें तो बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसमें जैसे काम करने का कानूनी अधिकार, तो इसमें जो है कोई भी परिवार का, ये इसका बेसिक फीचर है कि किसी भी परिवार का एक वयस्क व्यक्ति जो है वो 100 दिन के लिए, अपने एक साल में 100 दिन के लिए काम करने का अधिकार के तहत काम मांग सकता है। और काम के लिए ऐसा है कि इसमें जो 5 किलोमीटर के अंदर ही देना रहता है, और ये जो है मैनुअल लेबर होता है। ये ऐसा नहीं कि स्किल्ड की जरूरत होती है, ये मैनुअल होता है, जो कि ज्यादातर आपने देखा होगा कि सड़क बनाने, खड़ंजा बनाने, या गांव की सफाई करने, या कोई इन्वायरमेंटल या पौधे लगाने, या कोई भी पोखर साफ करने के लिए, ऐसे छोटे मोटे कामों में ही मनरेगा को ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक कानूनी अधिकार है जो 100 दिन में, 100 दिनों के लिए एक साल में मजदूरी को एक मतलब अधिकार देता है। ठीक है, फिर ये एक मांग आधारित योजना है, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेंट होता है वो रोजगार मांगता है, तो रोजगार जब एप्लीकेंट ने अप्लाई किया तो उसके 15 दिन के भीतर देना होता है, वरना जो बताया कि उसको बेरोजगारी भत्ता देना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही के भी प्रावधान है, क्योंकि अभी देखा हुआ है कि धीरे धीरे इसमें सोशल ऑडिट भी हो रहा है, डीबीटी से ट्रांसफर ऑलरेडी हो रहा है। अभी जो मनरेगा में काम हो रहा है वो भी जियो टैग किए जा रहे हैं, जिससे जो एक्चुअल में कहाँ काम हो रहा है उस चीज को, इस चीज की जानकारी जो है पूरे सिस्टम को रहे। अभी जो आप देखेंगे कि माई पंचायत या मेरी पंचायत ये ऐप भी है, उस पर भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आप पर्टिकुलर विलेज का भी देख सकते हैं कि वहां पर आपको कौन सी जानकारी, या आपके गांव में कौन कौन सा काम हुआ है, कितना फंड पास हुआ है, किसको दिया गया, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका इंपॉर्टेंट कि सतत परिसंपत्ति होगा, क्योंकि बोला था ना कि इसमें मैनुअल लेबर पे ज्यादा फोर्स है। अब फिर गांव के जो है जो छोटे मोटे काम है, जैसे वन संरक्षण है या फिर वन रोपण है, ऐसे कार्य भी बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। सिंचाई, छोटी सिंचाई परियोजना में भी लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। इन सारी चीजों से जो है हमारे इन्वायरमेंटल गोल की तरफ भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, जो हरितकरण जो है वो भी बढ़ा है। अब फिर उसके बाद एक जो है इंपॉर्टेंट जो है महिलाओं की भागीदारी। मनरेगा में 1/3 जो है महिलाएं हैं। अगर हम मनरेगा के डेटा को देखें तो 1/3 से बहुत ज्यादा है, लेकिन जो है इसमें कम से कम 1/3 महिला लाभार्थी का जो क्लास है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक जेंडर गैप, जो महिला और पुरुष के बीच में जो पैसे को या आर्थिक अंतराल था उसको कमी करने के लिए एक अहम कड़ी साबित हुई है, जो कि गांव में बहुत ज्यादा इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अब इसके महत्व की बात करें तो ये मनरेगा क्यों क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कोई भी कृषि संकट आ रहा है, या फिर जैसे आर्थिक मंदी अभी कोरोना टाइम में ही, तो इससे मनरेगा एक तरह से सभी किसानों के लिए या फिर ग्रामीण व्यक्तियों के लिए एक जो है पिलर का काम किया था, एक उनके लिए सहारे की तरह काम किया था, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी मनरेगा के थ्रू। फिर उसके बाद मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक तो मनरेगा से तो सैलरी मिल रही है, लेकिन डीबीटी के थ्रू मिल रही है, तो उससे उनकी बैंकिंग से भी पहुंच बढ़ रही है। तो इससे क्या है, ये जो आर्थिक समावेशी विकास को भी बढ़ावा दे रहा है, और फिर इससे जो है जो गरीबी उन्मूलन भी हो रही है। तो जो जैसे पहले भी बताया था हमने कि मनरेगा की वजह से बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली जो गरीबी में गिरावट आई है, तो उसमें मनरेगा का बहुत अहम रोल रहा है। और फिर कहीं ना कहीं जो सपना था जो ग्रामीण पंचायत का, जो 3 टियर या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ये गांधी जी का जो सपना था, जो आर्टिकल 40 में हम देखते हैं, तो उसमें जो है मनरेगा जैसी स्कीम्स ने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है, जिससे जो गांव में एक जो है विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज मॉडल डेवलप हुए हैं। क्योंकि मनरेगा के साथ साथ कई और भी स्कीम्स चल रही हैं जिनमें मनरेगा भी एक पार्ट की तरह काम कर रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट है। अब सरकार को कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। और खासतौर से अगर हमारे पास भी अगर हमें क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर जो है बहुत सावधानी पूर्वक लिखना होता है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ एक एंगल ही या एक पर्सपेक्टिव ही अगर लिख देते हैं तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनह्यूमन अप्रोच भी दिख सकती है। तो जहां पर इस तरीके के सवाल आते हैं, जहां पे एक बड़ा जो, क्योंकि अभी जैसे कि मनरेगा में बजट में अगर कोई भी कमी होती है तो उसका असर एक बहुत बड़े क्राउड पर पड़ेगा, तो उसको हमें मद्देनजर रखते हुए ही लिखना चाहिए, जिससे जो है आप में एज अ
मतलब सिविल सर्वेंट भी इस चीज को दिखे कि आप जो है बेनेवोलेंट भी हैं, आप कंपैशनेट हैं, यानी आप में करुणा भी है, आप में इम्पैथी है, सिंपैथी है, ये सारे फीचर्स जो हैं वो आप में हैं, ये सारी भी चीजें भी दिखनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो लास्ट टॉपिक है हमारा डीएनए एनालिसिस। अभी हाल ही में जो एयर इंडिया का क्रैश किया है, तो उसमें लोगों के जो पहचान के लिए डीएनए को किस तरह से एनालाइज किया जा रहा है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कर रहे हैं। अब डीएनए में क्या होता है कि सबसे पहले होता है डीएनए कलेक्शन। अगर जैसे अभी हम सिर्फ अहमदाबाद की बात लेते हैं, जो जैसे ब्लास्ट हुआ था, फिर आग लगी थी, तो जब आग लगी तो बहुत हाई टेम्परेचर हुआ था, तो ऐसे में क्या है कि बहुत ज़्यादा एविडेंस हमें हमारे पास ऐसे मिल नहीं पाते जिनको जो है हम कलेक्ट करें और फिर उससे जो है एनालाइज करें। ऐसी जगह जहां पर बहुत एक मास लेवल पे, क्योंकि 242 से ज़्यादा लोग, तो 242 आपके फ्लाइट में थे, प्लस जो है हॉस्टल पे गिरा था, तो हॉस्टल में के भी कई लोग जो है इसमें हताहत हुए, तो ऐसे में पता लगाना एग्जैक्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कौन कौन सी जगह होता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि डीएनए का कलेक्शन जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये डिकेइंग प्रोसेस है, जितना ज़्यादा तापमान में या बाहरी वातावरण में रहेगा वैसे डीएनए जो है वैसे कमज़ोर होता जाता है, उसमें जो है ऑथेंटिसिटी या फिर चेक करना और मुश्किल होता जाता है। जैसे वो ऐसे भी समय में दांत जैसे है, या फिर जो रीढ़ की फीमर हड्डी है, ऐसी जगह, कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ के एविडेंस जो हैं हमें तब भी डीएनए में एक सहायक का काम करते हैं, कि जैसे दांत है तो ये जल्दी आसानी से, कितना भी टेम्परेचर हो, इतनी आसानी से खराब नहीं होता। ठीक है, तो अब फिर भी नमूनों को जो है जल्द से जल्द करने के साथ जो कलेक्ट करते हैं, उसमें जो है हमें किन किन चीज़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद इसमें भी क्या होता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रियल अगर है, तो माँ से या मैट्रिलिनियल कनेक्शन चेक करने के लिए जो है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल जो सिंथेसिस या एनालाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पिता के लिए वाई क्रोमोसोम जो चेक होता है, वो पिता या पितृवंशीय जो भी पता लगाया जाता है, जैसे कि बाप से बेटे का पता लगाना है, तो वाई क्रोमोसोम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम किस तरीके से इसको जो है एनालाइज करते हैं, कितना हमारे पास एविडेंस कलेक्ट हो पाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि होता तो है, चेक तो हो जाता है डीएनए, लेकिन इसकी भी ऑथेंटिसिटी का मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि 100% ही ऑथेंटिक डेटा है अगर डीएनए मैच कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि त्रुटियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी ऐसे समय जब बहुत ज्यादा शव जो है एक जगह पर एक साथ एक टाइम पे ही अगर हताहत हुए हैं। जैसे हम सबसे पहले लघु टेंडम दोहराव को देख लेते हैं या शॉर्ट टेंडम रिपीट को देख लेते हैं, तो इसमें ऐसे पार्ट को एनालाइज किया जाता है जो रिपीट करते हैं, जो छोटे छोटे, यानी जैसे सेल आपका जो फॉर्म होता है तो सेल डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, फिर उसके बाद एक नया सेल बनता है, तो फिर वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से सेल जो है रिपीटेशन में बढ़ते हैं या ग्रोथ होते हैं। तो जो रिपीट हो रहे हैं शॉर्ट टर्म में, उनको जब एनालाइज करते हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट। जो दोहराव ज्यादा होता है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर डीएनए का यूज किया जाता है। जब शॉर्ट टेंडम रिपीट को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारा जो सैंपल होता है वो नाभिकीय डीएनए होता है या न्यूक्लियर डीएनए होता है, क्योंकि अपघटित डीएनए इसकी, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे अभी आग लगी है वहां पर, तो जो अपघटित डीएनए है वो वहां पे इसकी जो ऑथेंटिसिटी को जो है एक कहीं ना कहीं कंट्रोल का काम करता है या लिमिट का काम करता है। फिर सेकंड आता है माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए विश्लेषण होता है, इसका जो तब किया जाता है जब नाभिकीय डीएनए अब खत्म हो गया, नाभिकीय डीएनए हमें नहीं मिल रहा। फिर जो है माँ से बच्चों में जो स्थानांतरित होता है, तो इसे मातृवंशी पता लगाने के लिए या माँ से जो उसका जो कनेक्शन या संबंध क्या है ये पता लगाने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का यूज किया जा सकता है। उसी तरह जो है पिता के लिए वाई क्रोमोसोम जो है, जो पुरुष विशिष्ट वाई गुणसूत्र जो होता है, ये इसके लिए यूज होता है। इसमें जो है पिता भाई पुत्र से मिलान किया जा सकता है, जैसे जहां पर भी जैसे
पिता बेटे को लेकर अगर कोई डीएनए में लेकर विवाद आता है कि कोई किसी का बेटा है या नहीं, तो ऐसे में क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम को जो है एनालाइज किया जाता है ये फिंगरप्रिंटिंग में। फिर उसके बाद आता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि जब डीएनए एकदम कमजोर होता है तो जो सिंगल वाला होता है, इस जो एक तो हमारा जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड की जगह हम जो है सिंगल, जब वो कमजोर हो जाता है या फिर इतना नहीं रह जाता कि जिसको एनालाइज किया जा सके, तो उसके बाद क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड में क्या होता है कि एसटीआर से जो शॉर्ट टेंडम रिपीट होता है उससे जो है कंपेयर किया जाता है। जैसे डीएनए में आपने देखा होगा कि ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये ऐसे ऐसे होते हैं डबल स्टैंडर्ड, लेकिन जब सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा तो उसमें क्या होगा कि और ज्यादा हमें इंस्पेक्शन करना होता है, एनालाइजेशन डीप करना होता है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट जो चार जो हैं, ये किस तरीके से डीएनए विश्लेषण किया जा सकता है, इस पर जो है क्रिस्पर टेक्निक इससे रिलेटेड जो है, या फिर जो अभी CAS जो अभी नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो में हम लोग पूरा इसको कवर करेंगे कि डीएनए या जीनोम या क्रोमोसोम किस तरीके से काम करते हैं, अब इनसे किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, किस तरीके से जो साइंटिस्ट रिजल्ट निकालते हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे आगे। अब अगर हम इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लें, तो अगर लर्निंग जो हमें जानना चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है, तो उसको भी हमने मेंशन कर दिया इसमें कि जैसे डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि सभी जो जीव है उसके लिए एक आनुवांशिक सामग्री होता है, यानी बेसिक उसके लिए कि उसके जो वंश का पता रखने के लिए डीएनए ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब वो एक जो है डबल स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, डीएनए की जो मूल संरचना है उसकी एक इकाई होती है। इसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट समूह होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है और नाइट्रोजन बेस होता है, जो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, जो ये कभी कभी मैच करने के लिए भी पूछ देता है। तो ये तीनों चीज, ये चारों जो है शामिल होते हैं, जो बेस जो क्षार है न्यूक्लियोटाइड। अब फिर उसके बाद ये तीनों चीजें जो है ये हमारे मिल के बनाती है न्यूक्लियोटाइड। अब फिर आता है हमारा जीन जो है जो बेसिक है, जो जो जीनोम बन रहा है या न्यूक्लियोटाइड बन रहा है या डीएनए आगे बन रहा है, तो जीन जो है वो एक उसकी बेसिक इकाई होती है जो फंक्शनल होती है, इसके बाद ही सारे इसके बाद बढ़ते जाते हैं। फिर जैसे जीनोम होता है तो कई जो सारे जीन्स होते हैं उनके जो सेट होता है उनको मिला के जो पूरा कंप्लीट सेट बनता है उसको जीनोम कह देते हैं, ठीक है। अब जीनोम की बात करें 3 अरब जो है बेस युग्म या क्षार युग्म इसमें होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है माइक्रोसैटेलाइट डीएनए या शॉर्ट टेंडम रिपीट, जिसके बारे में बात किया था कि छोटे होते हैं आज जल्दी रिपीटेशन होता है, तो इससे जो है आसानी से इसको ट्रैक किया जा सकता है। सबसे पहले शॉर्ट टेंडम रिपीट ही यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए या डीएनए एनालिसिस के लिए, ठीक है। फिर इसका सबसे ज्यादा फॉरेंसिक में या फिर बायोडाइवर्सिटी में या एवोल्यूशनरी प्रोसेस में भी इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फिर आता है कि डीएनए बार कोडिंग। डीएनए बार कोडिंग की बात करें तो ये जो है प्रजातियों की विविधता को एक क्रमिक अनुसार से जानने के लिए डीएनए बार कोडिंग की जाती है, कि जिससे किसी पर्टिकुलर प्रजाति की जनसंख्या है या जो आबादी है उसके जो जीन का जो पैटर्न है या जीनोम का जो पैटर्न है उसकी एनालाइज करने के लिए डीएनए बार कोडिंग की जाती है। फिर आता है इसी तरह ट्रांसक्रिप्टोम, ये भी किसी जीव की कोशिका द्वारा निश्चित समय पर व्यक्त मैसेंजर, क्योंकि ये टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कि ये बहुत ज्यादा कोरोना के टाइम में भी यूज हुआ था, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए का यूज आया था, बढ़ा था। तो क्रिस्पर टेक्निक में भी यही यूज होता है, जो कि एक मैसेंजर का काम करता है, जो जीन अभिव्यक्ति यानी आपके जो बॉडी में जो फंक्शंस चल रहे हैं या जीन जो फंक्शंस जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं उनको जो मैसेज पहुंचा रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को रोकने के लिए, जो जीन फंक्शंस कर रहे हैं उसके लिए जो यूज हो रहा है एमआरएनए यूज होता है। इसको जो है अगर हम
जीन अभिव्यक्ति पैटर्न को समझने में ये मददगार होता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्टोन कहते हैं। फिर उसके बाद होता है डीएनए अनुक्रमण या डीएनए सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो है, जो डीएनए के सारे न्यूक्लियोटाइड है उनको उनका क्रम जो है वो निर्धारित किया जाता है। इसी तरह ये हमारे जो रोग अनुसंधान है इन सब चीज़ों में सहयोगी होता है। और फिर जीनोमिक्स है, जैव प्रौद्योगिकी, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी से, जैसे हमने पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात की थी, तो उसमें भी आपको डीएनए जब एक अनुक्रम पता रहेगा तभी आप जो या जो जीनोम का पैटर्न है कि किस तरह से जो जीन है या जीनोम है किस तरह से पैटर्न में सेट है, उसी के अकॉर्डिंग आप जब अगर उसको स्टडी करेंगे, उस पर आप जो है आपको एक पैटर्न का पता चल जाएगा, तब फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी ऑर्गन डेवलप करना है या वैक्सीन डेवलप करना है या कोई दवा डेवलप करना है तभी आप डेवलप करेंगे, जिसमें ये जो है डीएनए अनुक्रम जानना मददगार होता है। फिर उसी तरह होता है डीएनए प्रोफाइलिंग या फिंगरप्रिंटिंग। इसमें जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न जो होता है किसी भी व्यक्ति का अलग, दो लोगों का पैटर्न एक सेम नहीं रहता, जैसे हमारे हाथ का ही है, तो उसमें क्या होता है कि डीएनए प्रोफाइलिंग उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बाल का और भी कई चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसको ज़्यादातर आप आपराधिक या फॉरेंसिक में या पेरेंटल उसमें या फिर कोई आपदा जैसी स्थिति में, जैसे अभी ये अहमदाबाद क्रैश ही है, ऐसे में ये भी ज़्यादा यूज़ होता है। फिर उसके बाद आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और फिर उसके बाद आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि ये सारे कुछ टेक्निक्स हैं जिनका हमने यूज़ किया, जिसका डीएनए एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह हमने इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक को कवर किया। इसी तरह हम आगे कोशिश करेंगे कि डेली हमारा करंट का जो 5 टॉपिक प्रीलिम्स पीडीएफ से रिलेटेड और मेंस पीडीएफ से रिलेटेड कम से कम 2 टॉपिक डेली कवर करें, क्योंकि अभी मेंस भी आने वाला है। तो ऐसे में फिर बाद में हम फुल लेंथ पेपर भी यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारा 23 जून से हमारा लक्ष्य बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आपको मेंस की भी टेस्ट सीरीज, जो आपकी मेंस टेस्ट होंगे उनका भी इवेल्युएशन किया जाएगा, आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी दिया जाएगा, साथ में वीडियो क्लासेस भी सारे सब्जेक्ट की होंगी जो कि टारगेट मोड में होंगी, जो आपको 10-10 दिन का टारगेट दिया गया है। तो उसके साथ ये सारे करंट अफेयर के भी दिए जाएंगे, स्टैटिक के नोट्स भी दिए जाएंगे, तो ओवरऑल आपकी पूरी तैयारी किया जाएगा। तो आप उसको भी देख सकते हैं एक बार। हम